हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पॉलन ग्रेन से संबंधित कुछ टर्म्स, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पॉलन ग्रेन से रिलेट करती हैं। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या सीख लेना चाहिए? हमको एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए कि हमारा पॉलन ग्रेन कैसे बना होता है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इस क्लास में भी हम लोग फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर छोटी सी हेडिंग लगाइए, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। टिपिकल structure of pollen grain। फर्स्ट ऑफ ऑल pollen grain में क्या हुई, एक ऐसे सेल बना दी मैंने। ठीक, इस सेल की क्या है बेटा? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब याद करिए, इसमें एक इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस था। ठीक, और इसके अंदर यहाँ पर एक वैक्यूल बना हुआ था ऐसे। ठीक, और नीचे के साइड में एक ऐसे फ्लोटिंग सेल थी, स्पिंडल से फ्लोटिंग सेल थी। ठीक है, इस स्पिंडल से फ्लोटिंग सेल को मेल गैमेट कहा था। ये मेल गैमेट था, इसी को एक नाम दिया था मैंने जनरेटिव सेल का। ठीक है, पॉलन अभी 2 सेल स्टेज में है। देखो, एक ये छोटी वाली सेल है और एक बड़ी सेल है ये वाली, जिसके साइटोप्लाज्म में मेरा ये मेल गैमेट तैर रहा है। ठीक है, तो इस बड़ी सेल को मैंने नाम दिया था वेजिटेटिव सेल का। बड़ी सेल क्या थी मेरी? वेजिटेटिव सेल थी। इसका जो न्यूक्लियस था ये इर्रेगुलर शेप का था। इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है बेटा? ये न्यूक्लियस है वेजिटेटिव सेल का। अभी ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 2 सेल स्टेज का है। ठीक है, इसके जस्ट बाहर एक ऐसे लेयर थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की ओर एक ऐसे लेयर थी जो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती थी, जिसको मैंने नाम दिया क्या बेटा? एंटाइन का। एंटाइन इज फॉर्म्ड बाय पेक्टोसेल्यूलोज, यानी पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज की बनी होती थी। अब इसके बाहर एक और बहुत हार्ड लेयर थी जो एकदम हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी होती थी, कुछ ऐसे। जिसको मैंने कहा था क्या है बेटा? ये एक्साइन है। एक्साइन किसके थ्रू बनी हुई थी? ये बनी हुई थी स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन वो केमिकल है जो कहाँ से आया था? जो आया था टैपेटम से, यूविस बॉडी के रूप में। ठीक, मेडअप ऑफ एक्साइन इज मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना? यहाँ तक हमने कल सीख लिया था। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन कितनी सेल स्टेज में है? 2 सेल स्टेज में। एक जनरेटिव सेल है और एक इसमें वेजिटेटिव सेल है, यानी 2 सेल है। अब कहीं कहीं पर आप देखोगे ये एक्साइन ब्रेक हो गई है, कहीं कहीं पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर। तो जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं ना, इसको कहा जाता है बेटा, ये क्या है? ये हमारे जर्मपोर है। क्या है? जर्मपोर। अब अगर देखो इस जेनेटिव सेल में एक माइटोसिस हो जाए, क्या हो जाएगी? एक माइटोसिस। देन जेनेटिव सेल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 जेनेटिव सेल्स। यानी इसमें एक जेनेटिव सेल के बजाय कितनी हो जाएंगी? 2। पहले एक थी, माइटोसिस हो गई, अब इसके अंदर ये दूसरी जेनेटिव सेल बन गई। अब ये पॉलन ग्रेन आफ्टर दिस माइटोसिस
कितने स्टेज में पहुंच गया? 3 सेल स्टेज में। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है? ये सारा काम हो रहा है एंथर में, ठीक है। एंथर जो हमने ऐसा बनाया था, ये पूरा स्टेमन था, ये एंथर था। इसको मैंने जब पोस्टमार्टम किया था तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया था। इसके अंदर क्या थी? माइक्रोस्पोरेंजिया थी। माइक्रोस्पोरेंजियम में जब पॉलन ग्रेन बन जाते थे तब इसको मैंने नाम दे दिया था किसका? पॉलन सैक का। पॉलन सैक जब फटती थी, पॉलन सैक जब फटती थी तो उसके अंदर से क्या बाहर आते थे? पॉलन ग्रेन। पॉलन सैक फट के और ये एंथर फटता था, उसके बाद ये पॉलन ग्रेन बाहर आते थे। तो एंथर का फटना क्या कहलाता था? डिहेसेंस ऑफ एंथर कहलाता था। और डिहेसेंस ऑफ एंथर होता था तो ये पॉलन ग्रेन बाहर आते थे। पॉलन ग्रेन 40% एंजियोस्पर्म में, 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में बाहर आता था। 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है बेटा? ये पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में बाहर आता है। यहाँ तक की चीज़ें हमने सीख ली थी, ठीक है। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे पॉलन ग्रेन्स से संबंधित कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो अब पहले हेडिंग लगाइए आप, पॉलन एलर्जी, ठीक। लिखिए पॉलन एलर्जी। ठीक, अब ये पॉलन एलर्जी क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है ये एक ऐसी एलर्जी है जो किसके द्वारा कॉज की जाती है? पॉलन के द्वारा। तो क्या लिखोगे? दैट एलर्जी विच इज कॉज्ड बाय, दैट एलर्जी विच इज कॉज्ड बाय pollen is called pollen एलर्जी, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, एलर्जी क्या होती है बेटा? ये भी तो जानना चाहिए हमको ना। एलर्जी क्या है? बॉडी की एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन है जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना वो एबनॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है किसी फॉरेन सब्सटेंस से। मान लीजिए कोई बाहर की चीज़ आपके अंदर गई और आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना उसके प्रति एबनॉर्मल तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीका तो है, नॉर्मली कुछ नहीं हुआ आपको, अगर वो आपकी बॉडी जो है, बॉडी का इम्यून सिस्टम वो एबनॉर्मल तरीके से उस फॉरेन सब्सटेंस के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, वो एलर्जी किससे भी हो सकती है? धूल से हो सकती है। जैसे अचानक धूल जाती है तो बहुत सारी छींकें आने लगती हैं, तो वो क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन से ही, एबनॉर्मली ही तो रिएक्ट कर रही है बॉडी ना, ठीक है। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी ये बेटा एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है, एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स टू ए फॉरेन सब्सटेंस। कोई बाहर की चीज़ आपकी बॉडी में एंट्री करती है तो आपका इम्यून सिस्टम उससे एबनॉर्मली रिएक्ट करता है, उसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हो। अब सवाल यह है कि पॉलन से भी क्या कुछ एलर्जी हो सकती है? तो डेफिनेटली होती है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उनको पॉलन में एक्सपोज कर दिया जाए, मतलब वहाँ बहुत सारे पॉलन हों, हवा में बहुत सारे पॉलन उड़ रहे हों, अचानक वो एक्सपोज हो जाते हैं उस पॉलन में, तो हो सकता है उनमें कुछ सीवियर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, मतलब कुछ उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? जैसे अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। तो हम लिख सकते हैं ना, इफ़ सम पीपल when exposed in, when some people when exposed in pollen, they shows severe allergic responses, ठीक। अब वो सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस क्या हो सकते हैं? ठीक है, वो हो सकता है बेटा क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी श्वसन संबंधित उनमें कुछ डिसऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आपकी 2 डिजीज़ के नाम लिखे हैं, एक लिखा है बेटा अस्थमा और एक लिखा है बेटा आपकी ब्रोंकाइटिस। देखिए जो आपके एयर पासेस होते हैं उनका नैरो हो जाना, उस पर म्यूकस वगैरह का जम जाना, आपके जो एयर पास हैं उसमें म्यूकस जम जाए, यानी जो सांस की नलियाँ हैं छोटी छोटी अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह जो है ना, उसमें क्या जम जाए बेटा, उनमें म्यूकस जम जाए अंदर की ओर और उनका नैरो हो जाना है क्या कहलाता है, मतलब नैरो हो जाएगा तो पास छोटा हो जाएगा और एयर कम जाएगी, उस कंडीशन को आप अस्थमा कहते हो। या फिर उन्हीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह में कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन वगैरह आ जाए या फिर उसमें जलन वगैरह होने लगे, इन्फ्लामेशन हो जाए ना, तो उसको आप क्या कहते हो बेटा, ब्रोंकाइटिस कहते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं किसके थ्रू, पोलन ग्रेन के थ्रू। तो व्हेन सम पीपल एक्सपोज्ड इन पोलन दे शो सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, कैसे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस, उनको क्या दिखाई दे सकता है, अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब ये जो एलर्जीज़ हैं किसके द्वारा कॉज हो रही हैं, पोलन के द्वारा। तो वो पोलन कैसे होंगे, वो पोलन ऐसे होंगे ना जो हवा में उड़ रहे होंगे, ऐसे ही तो पोलन होंगे ना कि आप ऐसे जा रहे हो, आपको पोलन से एलर्जी हो गई, तो बेटा वो पोलन कैसा होगा, वो पोलन हवा में तो होगा ना। तो इस तरीके के जो एलर्जीज़ है ना, सच पोलन एलर्जीज आर कॉज्ड बाय दोज पोलन विच आर फ्लाइंग इन विंड, मतलब ऐसे पोलन के द्वारा कॉज होती है जो किस में तैर रहे होते हैं, हवा में तैर रहे होते हैं। तो क्या लिखोगे, सच एलर्जीज आर कॉज्ड बाय एनीमोफिलस पोलन। एनीमोफिलस पोलन का मतलब पोलन फ्लाइंग इन द विंड विच आर फ्लाइंग इन द फ्लाइंग विद द विंड लिख लो, जो हवा के साथ उड़ते रहते हैं ना, उनमें क्या देखने को मिलता है, वही पोलन ऐसे होते हैं जो क्या कॉज करते हैं बेटा, पोलन एलर्जी। यानी ये जो एनीमोफिलस पोलन है यही कॉज करते हैं क्या, पोलन एलर्जी। आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक एग्जाम्पल मेंशन है, एग्जाम्पल ऑफ एनीमोफिलस पोलन। आप क्या लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। देखिए पार्थेनियम का एक पौधा होता है, पार्थेनियम एक ग्रास होती है जिसकी पत्तियां ना गाजर की पत्तियों जैसे दिखती हैं ना, इस वजह से पार्थेनियम को आप क्या नाम देते हो, कैरेट ग्रास का। अब एक्चुअली पार्थेनियम जो होता है ना, इसका जो पोलन होता है वो एनीमोफिलस होता है, नहीं वो हवा में उड़ता रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है, मतलब इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पार्थेनियम एक्चुअली क्या है, पार्थेनियम इज़ अ ग्रास विच लीव्स आर लुक्स लाइक अ कैरेट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कैरेट ग्रास। इसको कैरेट ग्रास इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये इसकी पत्तियाँ जो होती हैं कैसे होती हैं, गाजर के जैसी होती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक्चुअली पार्थेनियम है क्या, पार्थेनियम एक प्लांट है, एनसीईआरटी कहती है जो वीट के साथ, प्लांट विच कम्स विथ वीट, विच कम्स विथ वीट फ्रॉम अमेरिका। देखिए एक कंडीशन ऐसी हुई थी लगभग 1956 के आसपास, तो कब की बात है ये, 1956 के आसपास। 1956 के आसपास हमने क्या किया था, हमने अमेरिका से वीट को इंपोर्ट किया था, यानी उसको आयात किया था। तो उसके साथ में कंटामिनेशन के रूप में, कंटामिनेशन मतलब अशुद्धियों के रूप में, फ्रॉम अमेरिका एज कंटामिनेशन, मतलब ये पार्थेनियम था, ये कहाँ से आया, वीट के साथ आ गया, कहाँ से, अमेरिका से, एज कंटामिनेशन मतलब अशुद्धियों के रूप में। ठीक, एंड बिकम यूबिक्विटस, ये वर्ड बेटा एनसीईआरटी का है, एंड बिकम यूबिक्विटस इन इंडिया। ठीक है, यूबिक्विटस इन इंडिया मतलब पूरे देश भर में एकदम जंगल में आग की तरह फैल गया, बहुत तेज़ी से फैल गया। अब ये आपको प्लांट ना पूरे ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलता है। आया कहाँ से, एग्जांपल देखो, सबसे पहले समझो कि एनीमोफिलस पोलन क्या होते हैं, जो हवा से उड़ते हैं, उन्हीं के कारण पोलन एलर्जी होती है। ठीक, कैसी एलर्जी हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अस्थमा और
ब्रोंकाइटिस से। ठीक है, अब सवाल ये था कि एनीमोफिलस पॉलन कैसे होते हैं, तो ये ऐसे होते हैं बेटा जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, हल्के होते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इसका एक एग्जांपल दिया आपकी एनसीईआरटी ने पार्थेनियम का, जिसको हम कैरेट ग्रॉस कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी जो लीव्स होती हैं ना वो कैरेट के जैसे होती हैं। आया कहाँ से बेटा, ये नेटिव प्लांट नहीं है इंडिया का, यानी ये भारत में नहीं पाया जाता था। हमने क्या किया, हमने 1956 के अराउंड अमेरिका से वीट को इम्पोर्ट किया, तो उस वीट के साथ में कंटामिनेशन यानी अशुद्धियों के रूप में, या फिर इसको क्या कहते हो, मतलब अशुद्धि ही कह लो, अशुद्धियों के रूप में क्या आ गया, ये वीट के साथ में इंडिया में आ गया एंड यूबिक्यूटस इन इंडिया, और इंडिया में फैल गया। और अगर थोड़ा सा और डीप में जाके पढ़ोगे ना तो आप देखोगे इसकी जो आउटब्रेक हुई थी वो लगभग पुणे में हुई थी, महाराष्ट्र में। सबसे पहले वहीं से इसका आउटब्रेक देखा गया था। तो ये कहाँ से आया है बेटा, ये आया है पार्थेनियम आपके अमेरिका से। तो ये इंडिया का नेटिव प्लांट नहीं है, इट इज़ ए नॉट नेटिव प्लांट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये पॉलन एलर्जीज़ क्या होती हैं ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर अच्छे से क्लियर हो गई हो तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक हमने देख लिया है पॉलन एलर्जी का। अगला टॉपिक हम देखेंगे पॉलन एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन एज फूड सप्लीमेंट, फर्स्ट एंड या सेकेंड टर्म है। ठीक है, कुछ पॉलन ऐसे होते हैं ना जिनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। सम पॉलन्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो पहली लाइन हम लोग लिखते हैं सम पॉलन आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और वो कौन से पॉलन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, स्पेशली दोज pollens which are collected by bees। मतलब ऐसे पॉलन जिनको मधुमक्खियाँ कलेक्ट करती हैं ना, ऐसे पॉलन ज़्यादातर क्या होते हैं, रिच होते हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, विच आर कलेक्टेड बाय बीज। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये पॉलन रिच हैं किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, तो इनको हम लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ द पॉलन आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स सो दैट कैन इनटेक एज अ फूड सप्लीमेंट। तो ये होते हैं बेटा रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दे कैन यूज एज फूड सप्लीमेंट। ठीक, पॉलन का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है किसके रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में। इन मार्केट मतलब आजकल मार्केट्स में बहुत सारी पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप उपलब्ध हैं। तो पॉलन टैबलेट्स एंड पॉलन सिरप्स, ये दोनों कहाँ मौजूद हैं बेटा, आपके मार्केट में। और ये बहुत ही गुड सप्लीमेंट होते हैं। किसको देने के लिए बेटा, दो लोगों को देने के लिए। जैसे आपके जो एथलीट होते हैं, यानी जो आपके स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, उनमें भी ये पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप्स कैसे दिए जाते हैं, सप्लीमेंट के रूप में। और जो आपके रेस के हॉर्सेस होते हैं, यानी जो आपके रेस के घोड़े होते हैं, वो रेस के घोड़ों को भी ये फूड सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। क्या, आपके पॉलन टैबलेट्स एंड पॉलन सिरप्स। दे आर क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेटा क्या होते हैं, पॉलन से ही बने होते हैं। ठीक है, और कुछ पॉलन ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। वो पॉलन मेनली कौन से होते हैं, ये स्पेशली वो होते हैं जो मधुमक्खियों द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जिनसे मधुमक्खियाँ क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई तो इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग बेटा अपना अगला टॉपिक देखते हैं अब। देखिए अगली हेडिंग लगाइए आप, पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरा एक फीमेल पार्ट है, ये इस फीमेल पार्ट के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है। यहाँ बगल में मेरे पास एक मेल पार्ट है और इसके अंदर क्या बना है बेटा, एक पोलन ग्रेन बना है और जो इस एंथर के फटने के बाद कहाँ आ गया है, बाहर आ गया है। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकलकर इस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद ये डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद इस पोलन ग्रेन के अंदर का ये जो मेल गैमेट है ना, वो यहाँ तक पहुँचता है एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ठीक, ये पोलन ग्रेन था, उसके बाद इसका ट्रांसफ़र हुआ, जिसके ट्रांसफ़र को मैंने नाम दे दिया किसका, पोलिनेशन का। थोड़ा भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप समझते रहिए। एंथर से निकला पोलन ग्रेन, इसका ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पर, फीमेल के स्टिग्मा पर। वहाँ जाने के बाद ये पोलन यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर बेटा ये जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर जर्मिनेट होता है ना, तो ये क्या बनाता है, ये फॉर्म करता है बेटा पोलन ट्यूब को। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब। और इसी पोलन ट्यूब में फिर ये आपके मेल गैमेट आ जाएंगे। इसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गैमेट आपके इस फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं। तो इस पोलन ट्यूब का बनना कहलाता है बेटा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक, पहली बात यहाँ पर एक छोटा सा ये टर्म समझ लेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग पॉलिनेशन समझेंगे तब, लेकिन अभी के लिए फिलहाल समझ लीजिए जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब बाय पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन द्वारा पोलन ट्यूब बनाना कहाँ पहुँचने पर, आफ्टर रीचिंग द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट, आफ्टर रीचिंग ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद किसी पोलन द्वारा पोलन ट्यूब बनाना क्या कहलाता है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कोई एक पोलन है वो हमेशा पोलन ट्यूब बनाने की क्षमता रख सकता है? अभी एक पोलन ग्रेन यहाँ से निकला है, अब मैं सोचूं कि 10 साल बाद यहाँ पर पहुँचे और 10 साल बाद यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहोगे नहीं सर, बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत हो सकता है कुछ जगह पर ऐसा हो। तो देखो पोलन वायबिलिटी क्या है, अब यहाँ से आप समझ लीजिए। एक सिंपल टर्म में आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट इज पोलन वायबिलिटी। ठीक है, वायबिलिटी का मतलब होता है जर्मिनेट करने की पावर। ठीक है, वायबिलिटी का मतलब क्या है, वायबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, पोलन का मतलब पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जितने टाइम तक जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है उतने टाइम पीरियड को हम पोलन वायबिलिटी कहते हैं। सपोज करिए ये एक पोलन है, इसकी एबिलिटी है जर्मिनेट करने की 30 मिनट। कितनी है, 30 मिनट की। ये 30 मिनट अगर इसको यहाँ पहुँच जाएगा ये आपके स्टिग्मा पर, तो ये 30 मिनट तक क्या कर सकता है, 30 मिनट के अंदर ये जर्मिनेट कर सकता है। अदरवाइज 30 मिनट के बाद ये जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, यानी पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। तो मैक्सिमम वो टाइम पीरियड जहाँ पर कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचने पर जर्मिनेट कर सकता है, उस टाइम पीरियड्स को क्या कहते हो आप, पोलन वायबिलिटी कहते हो। तो व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? पोलन वायबिलिटी इज अ टाइम पीरियड अप टू विच ए पोलन ग्रेन कैन जर्मिनेट एंड फॉर्म ए पोलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या है, एक वो टाइम पीरियड है जिस पर कोई पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बना सकता है या फिर जर्मिनेट कर सकता है, उसी को आप क्या कहते हो, पोलन वायबिलिटी कहते हो। ठीक है, तो क्या है, इट इज ए टाइम पीरियड, इट इज ए टाइम पीरियड
up to which it is a time period up to which pollen grain can germinate and form pollen tube is called pollen viability। ठीक है, मतलब ये वो टाइम पीरियड है जितने टाइम में कोई पॉलन जो होता है वो जर्मिनेट कर सकता है या पॉलन ट्यूब बना सकता है। अब सर ये बताइए कि क्या जो कोई पॉलन ग्रेन है, क्या जितनी स्पीसीज होती हैं सबके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी एक जैसे होती है? तो आंसर है नहीं। अलग अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी भी अलग अलग हो सकती है। कोई एक पॉलन ऐसा होगा जो आधे घंटे तक के लिए वायबल होगा कि आधे घंटे में ही वो जर्मिनेट कर पाएगा, उसके बाद फिर वो नहीं कर पाएगा। कुछ पॉलन ऐसे देखने को मिलेंगे जो 1 महीने तक जिनकी वायबिलिटी होती है, नहीं अगर वो 1 महीने में वहाँ पहुँच जाएंगे तो 1 महीने में वो जर्मिनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 1 साल में जर्मिनेट कर सकते हैं। तो कुछ की वायबिलिटी का पीरियड मिनट्स में भी हो सकता है, कुछ का घंटों में होता है और कुछ का मंथ में होता है एंड कुछ का ईयर्स में हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पॉलन की वायबिलिटी स्पीसीज बाय स्पीसीज वेरी कर सकती है। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पॉलन वायबिलिटी इज़ वेरिएबल? कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यहाँ पर कह ही देता हूँ फिर मैं, वायबिलिटी ऑफ pollen grain is variable. It can be different in different species। ठीक, ये अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखा है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? मैं पॉलन वायबिलिटी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस का जो प्लांट होता है उसमें पॉलन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट्स की। कितनी होती है? 30 मिनट्स की। और कुछ फैमिलीज़ होती हैं प्लांट की, फैमिलीज़ लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलानेसी। ये जो फैमिलीज़ हैं ना, इनमें जो पॉलन वायबिलिटी का पीरियड है वो सेवरल मंथ्स टू ईयर हो सकता है। कुछ में मंथ्स में होता है, कुछ में ईयर्स में होता है। ठीक है, तो आप ये 2 एग्जांपल याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी क्या सीख लिया है? हमने सीखा कि पॉलन का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, देख लिया हमने। फिर हमने सीखा कि पॉलन वायबिलिटी क्या होती है। फिर हमने इससे पहले क्या सीखा था? इससे पहले हमने सीखा था कि पॉलन एलर्जीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब लास्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास मान लीजिए एक पॉलन है, साइंस की दुनिया है बहुत आगे चली गई है ना, और इसके लिए भी कोई जुगाड़ होगा। मान लीजिए मेरे पास एक पॉलन है जिसकी वायबिलिटी 30 मिनट है, लेकिन यार मेरे पास समस्या है, मैं चाहता हूँ इसको कि मैं 10 दिन बाद इसको ग्रो कराऊँ। मैं चाहता हूँ कि यार अभी मेरे पास उस तरीके की कंडीशंस नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कहीं ऐसी जगह रख दूँ जहाँ पर इसकी वायबिलिटी बनी रहे और मैं इसका 10 दिन बाद इस्तेमाल करूँ तब भी ये वायबल रहे। तो क्या ऐसी सुविधा साइंस ने पैदा की होगी? तो बिल्कुल की होगी भाई। इंसान बड़ा क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर, वो चीज़ों को और आगे तक खींचतान के बड़ा करना चाहता है, अंदर तक जानने की कोशिश करना चाहता है, चीज़ों को बदलने की कोशिश करना। तो देखो, वैसे इस पॉलन ग्रेन की, मान लीजिए कोई एक पॉलन ग्रेन था जिसकी वायबिलिटी थी 30 मिनट, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पॉलन की वायबिलिटी 30 मिनट तो है, 30 मिनट बाद तो ये जर्मिनेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार इसका इस्तेमाल मुझे 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने बाद करना है। तो उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसको किसी अच्छी जगह पर मुझे रखना पड़ेगा। ठीक, तो उस पॉलन को, उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जिस जगह पर रखा जाता है ना, वो जगह कहलाती है पॉलन बैंक।
जहाँ पर पॉलन को स्टोर किया जाता है उसकी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उस जगह को हमने क्या नाम दिया, पॉलन बैंक का। ठीक है, तो पॉलन बैंक क्या है, पॉलन बैंक वो प्लेसेस हैं जहाँ पर पॉलेंस को स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट दियर वायबिलिटी, ठीक, टू मैक्सिमाइज दियर वायबिलिटी। तो अगली हेडिंग छोटी सी लगा लोगे आप पॉलन बैंक का। तो इसको रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। अगली हेडिंग लगाइए पॉलन बैंक। पॉलन बैंक आर द प्लेसेस where pollen grains are stored to sustain their viability। मैं पॉलन बैंक में गया, वहाँ पर मैंने वीट और देखो, जैसे वीट और राइस का भी आपने देखा था ना, वीट और राइस का जो पॉलन होता है उसकी वायबिलिटी 30 मिनट की है। मैं चाहता हूँ इस वीट और राइस का पॉलन जो है वो वायबल रहे 1 मंथ तक। कब तक वायबल रहे? 1 मंथ तक। तो इसकी वायबिलिटी को 1 मंथ तक मेंटेन करने के लिए इसके पॉलेंस को मैंने कहाँ स्टोर कर दिया? इसको स्टोर कर दिया बेटा मैंने पॉलन बैंक में। ठीक, तो ये क्या है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, ये मेरा जो है ये मेरा पॉलन बैंक है। पॉलन बैंक मैंने स्टोर क्या किया है? राइस एंड व्हीट का पॉलन। ठीक है, अब 30 मिनट में तो ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम पॉलन बैंक में एक ऐसी कंडीशन दे देते हैं ना जिसमें ये ख़राब ना हो। तो वो कंडीशन क्या होती है बेटा? वो होती है लिक्विड नाइट्रोजन की। इसमें क्या डाल दिया हमने? लिक्विड नाइट्रोजन की। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन एक गैस होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस जो है एक्सटेंड करती है, नहीं फैल जाएगी। अब गैस को मुझे लिक्विड में चेंज करना है तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कम करके कितना ले जाऊंगा? तो कम करके मैं -196 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचूंगा। कितना? 196 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस लिक्विड नाइट्रोजन को जब -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, उसके अंदर आप पॉलन को रख सकते हो उसकी वायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो पॉलन को स्टोर किया जाता है पॉलन बैंक में, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। टेम्परेचर कितना रखते हैं बेटा? -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जब पॉलन को -196 डिग्री सेल्सियस पर पॉलन बैंक में स्टोर किया जाता है तो उसकी वायबिलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 30 मिनट से बढ़ाकर उसको कहाँ किया जा सकता है? 1 मंथ तक या 2 मंथ, जब तक आप स्टोर करना चाहो तब तक आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में हमने बेटा क्या सीख लिया है? हमने अभी तक के जो भी लेक्चर्स रहे हैं ना, वहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को एकदम फिनिश कर लिया है, ठीक है। हमने क्या बना लिया है? पॉलन, ठीक है। अब पॉलन कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? ये नॉन मोटाइल है, ये बात मेरी याद रखिएगा। पॉलन कैसा है? नॉन मोटाइल है, यानी खुद से ये कहीं नहीं जा सकता है। तो इसको ले जाने के लिए कुछ मीडियम्स चाहिए होंगे, ठीक है। और उन मीडियम्स को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ की आगे की बातें हैं, इनको देखेंगे आगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, ठीक है। चलो तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर का सपोर्ट करना चाहिए शेयर के साथ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ओके, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।